हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए लगातार आप लोगों के लिए फिजिक्स के लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूं। और फिजिक्स के अंदर हमने जो है कल एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी के अंदर जो है दोस्तों हम बात कर रहे थे किसके बारे में? सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप यानी सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। अब सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी को आप आवर्धक लेंस भी कह सकते हो, और ये एक केवल जो है कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब आप अपनी आंखों से देखते हैं किसी वस्तु को और वह दिखाई नहीं देती अगर अच्छे से, तो आप इसका उपयोग करके उसका बड़ा प्रतिबिंब देख करके आप जो है उस वस्तु को देखते हैं, जिसका ये रहा पूरा सेटअप। मैंने डायग्राम आपके सामने बना करके बता दिया था। अब आवर्धन क्षमता इसकी क्या होती है? तो आवर्धन क्षमता का मतलब होता है प्रतिबिंब यानी इमेज के द्वारा आंख पर जो बना हुआ दर्शन कोण है उसका, और वस्तु के द्वारा आंख पर बना जो अधिकतम दर्शन कोण है उसका रेशियो, उसका अनुपात बीटा अपॉन एल्फा जो होता है उसे हम कहते हैं आवर्धन क्षमता। और बीटा बराबर होता है एच अपॉन यू और एल्फा बराबर होता है एच अपॉन डी। तो एम बराबर आ जाता है डी अपॉन यू। ठीक है, फिर हमने बात करी थी कि प्रतिबिंब, ये तो नॉर्मल हो गया। अब हम बात कर रहे हैं प्रतिबिंब की स्थितियों के आधार पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति अगर डी पर हो, कहां पर हो? डी पर हो। डी क्या है? मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन है आपका, मतलब कम से कम इतनी दूरी पर वस्तु रहनी चाहिए। अगर इससे आप आगे रखेंगे वस्तु को तो आपको ब्लर दिखाई देगी। तो मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन कितना है? कैपिटल डी। समझ में आ गई बात? तो आपको मैंने बताया था कि प्रतिबिंब डी दूरी पर अगर हो तो आप क्या करेंगे? तब आपका जो है आवर्धन क्षमता यानी एम मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी? 1 + d/f। और जब आप निकटतम प्रतिबिंब जो है वो अगर आंख के निकटतम बनता है, आंख के लिए डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है, तो आंख जो है अधिकतम तनाव की स्थिति में होती है। अब अगर आंख को हमें रिलैक्स रखना है, नॉर्मल रखना है, अनस्ट्रेन रखना है, यानी कि कोई तनाव वगैरह नहीं हो, ऐसी रखनी है, तो इमेज जो है वो कहाँ बनना चाहिए? अनंत के ऊपर यानी इनफाइनाइट पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो अब आप लिखेंगे सेकंड कंडीशन। ठीक है, चलिए, तो आपका ये सेकंड सिचुएशन है कि यदि प्रतिबिंब अनंत पर हो, यानी जो इमेज बनेगा वो अगर आपका इनफाइनाइट के ऊपर बन रहा है, तब क्या होगा? तो आप को पता है दोस्तों, वापस से आप क्या लिखेंगे? 1/f इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/में u माइनस का 1/में आप लिखेंगे इनफाइनाइट, और u भी हो जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों आपने वस्तुएं रखी है उसके बाईं ओर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से आ जाता है u बराबर आपके f। u बराबर क्या आ जाता है? f आ जाता है। तो इसका मतलब m बराबर हो जाएगा d/में u, या आप कहेंगे d/में f। समझ में आ गई बात? तो दोनों केस मैंने आपको लिखवा दिए हैं कि अब अगर आपके वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो क्या कंडीशन हो जाएगी मैग्नीफाइंग पावर की? d/f या फिर d/u। समझ में आ गई बात? और अगर आपका प्रतिबिंब d दूरी पर बनता है, मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है, तो हम उसका मैग्नीफाइंग पावर लिखेंगे 1 + d/में f। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब अगर देखो यहाँ पर आपसे कह दे कि आपकी आंख सामान्य स्थिति में है, तब सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता 4 है,
तो बताइए जब आंख तनाव की स्थिति में होगी तब इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी। तो आपको पीछे बताया क्या था, तनाव में होगी तब 1 + d/f और d/f की वैल्यू 4 दे दी तो m की वैल्यू हो जाएगी 5। मतलब तनाव की स्थिति में जब आंख है, जब तनाव की स्थिति में आंख है आपके, और जब आपकी आंख रिलैक्स्ड है, सामान्य अवस्था में है, तो जो सामान्य अवस्था में आपके मैग्नीफाइंग पावर होती है उससे 1 गुना ज़्यादा एक ज़्यादा होती है मैग्नीफाइंग पावर किसकी, जब आपकी वस्तु आपकी जो है d दूरी पर रखी हो और आंख जब अधिकतम तनाव में हो। समझ में आ गई बात। तो ये वाला जो केस है इसमें आप लिखेंगे इस अवस्था में आंख की सामान्य श्रांत यानी कि एकदम रिलैक्स्ड, ठीक है, श्रांत, तनावहीन यानी बिना तनाव के, ठीक है, तनावहीन स्थिति कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो तनावहीन या श्रांत या फिर सामान्य अवस्था आंख की कब होती है, जब आपके क्या हो दोस्तों, जब आपका प्रतिबिंब अनंत अवस्था पर बन रहा हो। तो ये आज हमारा कंप्लीट हुआ क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी। अब हम बात करेंगे दूसरे सूक्ष्मदर्शी की, जिसको हम क्या कह रहे हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो आप लिखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड आपका क्या, माइक्रोस्कोप। तो अब हम बात करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। अब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है दोस्तों, उसमें और सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या अंतर है। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है दोस्तों, 10 या 10 से कम होती है, ठीक है। ये चलो यहाँ लिख लो आप। तो यहाँ लिख सकते हैं आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन लेस देन इक्वल टू 10 होता है, ठीक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर आपको आवर्धन करना है, आपको ज़्यादा मैग्नीफाई करना है, तब आप यूज़ करते हैं किसका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो है हम उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या विशेष है, तो इसमें विशेष ये है कि अधिक आवर्धन, ज़्यादा आवर्धन करना है तो हमें क्या करना होगा। तो आप लिखिए अधिक आवर्धन के लिए दो लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हम कितने लेंसों का उपयोग करेंगे, 2 लेंस का उपयोग करते हैं, जिससे 2 लेंसों के संयुक्त प्रभाव से आवर्धन बढ़ता है, ठीक है, आवर्धन बढ़ता है। क्या हो जाता है भाई, देखो सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या था, एक उत्तल लेंस यूज में ले रहे थे, तो उस एक उत्तल लेंस से क्या हो रहा था कि आवर्धन केवल जो है 10 या 10 से कम हो रहा था। मतलब अगर आपको कोई वस्तु जो है
पहले इतनी छोटी सी दिख रही है, तो बाद में उत्तल लेंस यूज करने पर या सरल सूक्ष्मदर्शी यूज करने पर 10 गुना ही बड़ी दिख रही थी या 10 गुना से कम दिख रही थी। लेकिन अगर हमें इससे भी ज़्यादा मैग्नीफाई करनी है, इससे भी ज़्यादा हमें अगर इस वस्तु को बड़ा करके देखना है, तो हम क्या करेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी की जगह पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे। किसका? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। अब अगर हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को बनाना है तो हम क्या करेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर हम 2 लेंसों का उपयोग करते हैं। कितनी लेंसों का? 2 लेंसों का उपयोग करते हैं, जिससे उन 2 लेंसों के संयुक्त प्रभाव से, उन दोनों लेंसों के कंपाउंड इफेक्ट से हमें जो है बड़ा आवर्धन जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या कहते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर 2 सूक्ष्मदर्शियों जो 2 लेंसों का उपयोग करके आवर्धन क्षमता को और अधिक बढ़ाया जाता है। समझ में आ गई बात? अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे आगे कि इसमें क्या होता है, क्योंकि इसकी संरचना से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लिखेंगे इसमें कम फोकस दूरी तथा कम द्वारक वाले 2 समकक्ष यानी समान कक्ष को एक्सियल अवर्णक यानी कोई रंगीन वगैरह नहीं कर रखे, ठीक है, अवर्णक उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कौन से लेंसों का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। तथा जो वस्तु की ओर आप रखेंगे, तो आप लिखिए वस्तु की ओर वाले लेंस को अभिदर्शक का मतलब है आपके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अभिदर्शक, और मैं बाद में जो भी ऑब्जेक्टिव के लिए लिखूंगा तो वो उसके सफिक्स में लिख दूंगा। तो ऑब्जेक्टिव अथवा क्षेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस आप किसे कहेंगे? जो लेंस आपके वस्तु की ओर रखा हुआ हो। किसकी तरफ रखा हुआ हो? वस्तु की ओर रखा हुआ हो। तथा जो दूसरा लेंस है, तो आप लिखेंगे दूसरा लेंस आँख की ओर होता है। ठीक है, तो जो सेकंड लेंस है हमारा, वो आप कहाँ रखेंगे? आंख की ओर रखेंगे। पहला वाला लेंस तो आप कहाँ रखेंगे दोस्तों? कहाँ रखेंगे? वस्तु की ओर। और दूसरा वाला लेंस आप रखेंगे आंख की ओर। और जो आंख की ओर रखा होगा, इसे हम कहेंगे क्या? नेत्रिका। क्या कहेंगे? इसे नेत्रिका कहेंगे। ठीक है, तो इसे नेत्रिका, या फिर आप कह सकते हैं आई पीस। क्या कहेंगे? आई पीस। ये याद रखना, आई पीस वर्ड यूज आएगा आपके। ठीक है, तो आई पीस कह सकते हैं, या आप इसको जो है और क्या नाम दे सकते हैं? तो ऑक्यूलर भी कहा जाता है। ठीक, ये नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नाम से भी फंस सकता है आपका। तो दूसरा लेंस जो आंख की ओर होगा उसे हम नेत्रिका कहते हैं। ठीक है, नेत्रिका यानी आई पीस तो कहते हैं। अब देखिए
इसके बाद में दोस्तों आपका जो अभिदर्शक होता है उसकी फोकस दूरी को हम कैसे लिखते हैं, तो फोकस दूरी, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकस दूरी को आप लिखेंगे FO, और जो आपका आई पीस है उसकी फोकस दूरी को आप लिखेंगे FE। ठीक है, चलिए अब आपने FO FE दोनों सीख लिया। अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं और वो ये है कि अभिदर्शक का द्वारक, अभिदर्शक का द्वारक तथा अभिदर्शक का द्वारक तथा फोकस दूरी, अभिदर्शक जो होता है उसका द्वारक और फोकस दूरी जो होगी वो नेत्रिका यानी आई पीस जो आप यूज करने वाले हैं लेंस का, उसके द्वारक यानी नेत्रिका के द्वारक तथा फोकस दूरी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपके जो अभिदर्शक है यानी जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव का द्वारक और ऑब्जेक्टिव का फोकस वो दोनों नेत्रिका यानी आई पीस के फोकस और आई पीस के द्वारक की अपेक्षा कम होता है। तो ज़्यादा कौन होगा, नेत्रिका का फोकस और नेत्रिका का द्वारक जो है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव आपका जो है उसके द्वारक और फोकस से। समझ में आ गई बात। अब आप लिखेंगे कि हम अभिदर्शक का कम क्यों ले रहे हैं, तो आप लिखिए अभिदर्शक, अभी इसका डायग्राम बाकी है, अभी तो केवल हम समझ रहे हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। तो अभिदर्शक का द्वारक कम रखते हैं और क्यों कम रखते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश बहुत सूक्ष्म वस्तु से क्या लिख रहे हैं हम, अभिदर्शक का जो आप द्वारक है वो कम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि प्रकाश बहुत सूक्ष्म वस्तु से आता है। तो हम जो प्रकाश ला रहे हैं वो बहुत ही छोटी वस्तु से आता है, इस वजह से अभिदर्शक का जो द्वारक है वो हम कम रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप इसके अंदर लिखेंगे कि दोनों लेंसों, अरे भाई जो हमारा अभिदर्शक है और जो हमारा कौन सा नेत्रिका लेंस है, तो दोनों लेंसों के द्वारक कम होने के कारण इनसे बने प्रतिबिंब यानी कि दोनों आई पीस हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, इन दोनों का जो द्वारक होता है वो कम होता है और इन दोनों का द्वारक कम होने के कारण जो प्रतिबिंब है उसमें प्रतिबिंब में गोलीय विपथन नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि अगर जो हमारे दोनों लेंस है उनके द्वारक को कम रखने का कारण पूछा जाए
तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब इन दोनों के द्वारक जो कम होने का कारण है वो ये है कि इनसे बने प्रतिबिंब में गोलीय विपतन नहीं होता है। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट आप लिखेंगे कि फोकस दूरियों, और ये जो लाइनें लिखवा रहा हूं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो फोकस दूरियों के, और ये सब कॉन्सेप्ट है, ये कोई थ्योरी नहीं है कि याद नहीं रख पाओगे, ये तो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। कम होने के कारण सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन यानी कि मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। तो फोकस दूरी जो है आपके किसकी, आईपीस की हो चाहे ऑब्जेक्टिव की हो, अगर हम फोकस दूरियों को कम करेंगे तो उनके कम होने के कारण धीरे धीरे क्या होगा, जो सूक्ष्मदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर जो होती है दोस्तों वो बढ़ती जाती है। समझ में आ गई बात, ये क्लियर है आप लोगों के लिए। चलिए तो अब दोस्तों जो है हम इसके बारे में बात करते हैं आगे। तो अब आप लिखेंगे नेक्स्ट आपका इनकी आवर्धन क्षमता, ठीक है, यानी मैग्नीफाइंग पावर। तो आप लिखिए आवर्धन क्षमता, ठीक है, और उसका डायग्राम मैं जो है अभी ला रहा हूं। तो आवर्धन क्षमता पहले हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, किसी वस्तु को जो है कितना बड़ा किया जा रहा है। अब आप लिखेंगे ये क्या होगा, यहां पर जब हम बात कर रहे हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की तब तो क्या बताया था, लेंस से प्रतिबिंब जो बना और उस प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर जो कोण बनता है उसका, और वस्तु के द्वारा आंख पर अधिकतम कितना कोण बनाया जा सकता है, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, तो उसकी हो जाएगी अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश, ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश है ये डायग्राम में आ जाएंगे, ए डबल डैश बी डबल डैश कोण आंख पर बना दर्शन कोण, ठीक है। तो अंतिम प्रतिबिंब जो आपका बन रहा है उसके द्वारा आंख पर बना हुआ कितना कोण है ने, और दूसरा इसका जो रेशियो किसके साथ लोगे, तो वस्तु के द्वारा आंख यानी कि आई, तो आंख पर बना अधिकतम, यानी वस्तु के द्वारा आंख पर बना जो अधिकतम दर्शन कोण, ठीक है। तो आंख के ऊपर अधिकतम दर्शन कोण जो बनेगा उसका और आपके प्रतिबिंब के द्वारा दर्शन कोण जो बनाया जाएगा उन दोनों का रेशियो, ठीक है। दर्शन कोण जबकि वस्तु को सीधे देखा जा रहा है, ठीक, समझ में आ गई बात। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आप जो आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर कह सकते हैं वो क्या होगी, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आपके दर्शन कोण आंख पर बना हुआ और वस्तु के द्वारा आंख पर अधिकतम कितना दर्शन कोण बनेगा वो भी सीधी रेखा में, तो उसके बारे में बात करनी है। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है बीटा अपॉन एल्फा। अब ये बीटा और एल्फा क्या है, ये एंगल है, जब मैं आपको डायग्राम बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है।
आज हम केवल दोस्तों इतना ही रख रहे हैं, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और आप लोग जानते भी है कल सैटरडे और संडे है, तो मैं जो है कहीं बाहर जाने वाला हूँ। सैटरडे संडे हमारी क्लास होती नहीं है, इस वजह से जो है आज इस क्लास को हम यहीं रोकेंगे। और जो आपकी नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट हमारा वीक जब स्टार्ट होगा मंडे टू फ्राइडे वाला, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्टिक्स हम जो है कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आवर्धन क्षमता जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्या होती है, यहाँ तक की बातें आप लोग याद करके आएंगे। और अगर इसके डायग्राम वगैरह के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स टू सपोर्ट मी।